कि जब भी कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है वो उसी मोशन में रहेगा अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कभी भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं होते। तो जब जब भी इनकी बात हो रही हो तो इम्पल्स की बात हम नहीं करते। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई mv²/r नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड mv²/r है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? आप एंजॉय कर रहे हो चीट सीरीज को? तो मैंने भी इस चीट सीरीज को पूरे ताकत से बनाने की कोशिश की है कि एक भी फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल ना छूटे, आपको सारे फॉर्मूले कम से कम टाइम में रिवाइज हो जाए। तो आप मेरे साथ हो, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हमको मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा रिजल्ट हम ला ही नहीं सके। और तो कि मैंने आपके लिए ये बेस्ट सीरीज लाई है जो कि आपको सारे फॉर्मूले एकदम थरोली रिवाइज करवाएगी। तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना है और बिल्कुल हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक वीडियो देखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते। आज का जो टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जहां जहां भी हम फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो भी हम फोर्स की बातें करेंगे वो हम इस लेक्चर में जरूर ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले क्या आता है? लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ने कितने लॉ दिए? 3 लॉ भाई। फर्स्ट लॉ उसने क्या दिया? इनर्शिया। इनर्शिया दिया तो इनर्शिया क्या कहता है कि जब भी कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है वो उसी मोशन में रहेगा अनटिल एंड अनलेस उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लेट्स से अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और लेट्स से आपकी एकदम से स्पीड बढ़ जाए तो आप पीछे जाते हो कि नहीं जाते हो? क्योंकि इंस्टेंटली आपकी स्पीड तो कम थी, गाड़ी की एकदम से तेज हो गई, तो आपको टाइम लगता है कि नहीं लगता है? जैसे बस एकदम से ब्रेक मारती है तो आप हिल जाते हो कि नहीं हिल जाते हो? और सबसे जो प्यारा एग्जांपल है जो आप सब लोगों ने देखा है कि एक कॉइन को अगर ग्लास के ऊपर एक पेपर पे रख दिया जाए और पेपर को एकदम से खींच लिया जाए तो कॉइन नीचे चल जाता है। तो बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहता है अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। यह है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इनर्शिया किसका ज्यादा होता है? इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा। सही या गलत? मानते हो कि नहीं मानते हो? आप एक चीज बताओ, जैसे मैं 100 किलो का, मेरे बाजू में एक बच्चा प्यारा सा 50 किलो का, किसको धक्का देने में आपको ज्यादा ताकत लगेगी? भाई साहब मेरे को। अपन तो क्या है भाई, शादीशुदा इंसान है। सही या गलत है? तो 100% आपको यह समझ में आना चाहिए कि इनर्शिया क्या कहता है कि जिस भी बॉडी जो स्टेट ऑफ मोशन में है वो उसी मोशन में रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब आता है न्यूटन्स सेकंड लॉ की बारी। किसकी बारी आती है? न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप एक चीज समझे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर दोनों जगह पे मास मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रेट, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, ये सिनारियो तभी वैलिड है जब मास कांस्टेंट है। करेक्ट? तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस केस के लिए हम क्या बोल देते हैं? मास कांस्टेंट। इस केस के लिए हम क्या बोल देते हैं? मास क्या है? कांस्टेंट है। सही या गलत? अब आपके दो टाइप के फोर्सेस रहते हैं, एक इंपल्सिव फोर्स और एक नॉन इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है भाइयों? इंपल्सिव फोर्स होता है जोर का झटका कम टाइम में लगे, मतलब वो आपका मोमेंटम को चेंज कर देगा इन अ वेरी 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 शॉर्ट टाइम, इन अ वेरी 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 शॉर्ट टाइम। इंपल्स मतलब क्या होता है? सिंपली इंपल्स मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। बट हर चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता क्या? नहीं, वो ही इंपल्स होता है जहां पे जो मोमेंटम चेंज करने वाला फोर्स है वो फोर्स इंपल्सिव रहे। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कभी भी इंपल्सिव फोर्स नहीं होते। तो जब जब भी इनकी बात हो रही हो तो इंपल्स की बात हम नहीं करते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये नॉन इंपल्सिव फोर्स डिफाइंड ही है। ये इंपल्सिव कभी नहीं होते, ये एक्ट करेंगे तो स्लोली ही एक्ट करते हैं, फास्ट एक्ट नहीं करते। जैसे नॉर्मल रिएक्शन बोलो, टेंशन फोर्स बोलो और बाकी बहुत सारे फोर्सेस है, ये इंपल्सिव हो भी सकते और
नहीं भी हो सकते। तो इंपल्स का मतलब हमने बेसिकली क्या सीखा, एक और कंसेप्ट, इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, सही है। बट शर्त क्या है, शर्त क्या है, शर्त है कि फोर्स आपका इंपल्सिव होना चाहिए, सही है। इंपल्स का सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत यही आता है कि सर इंपल्स कैसे पता करें। इंपल्स का बेसिक क्या है, देखो आप, dp इज इक्वल टू एफ डी टी, सही है गलत, इंटीग्रल dt, और यही इसी को हम इंपल्स कहते हैं, इंपल्स कहते हैं, सही है। बट ये जो फोर्स है ये इंपल्सिव है, मतलब हम इंपल्स को यही कह सकते हैं कि मोमेंटम चेंज होगा बहुत बहुत कम टाइम में, मोमेंटम चेंज होगा बहुत बहुत छोटे 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 टाइम में, सही है। मतलब हर एक मोमेंटम चेंज इंपल्स नहीं होता है, हर एक मोमेंटम चेंज इंपल्स नहीं होता है। आप ये भी चीज कह सकते हैं कि जैसे लेट से अगर एक दीवार है, एक दीवार है, इस पे एक बॉल जा रहा है, मास m का, वेलोसिटी v से, इंस्टेंटली वो बॉल इलास्टिक कोलिजन कर रहा है v से, तो बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, mv i कैप, फाइनल मोमेंटम क्या है माइनस mv j कैप, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा माइनस 2mv i कैप। अरे ये j कैप नहीं है बाबा, i कैप है, सही है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम देखा जाए तो 2mv, सही है गलत, सही है। और दूसरा चीज इसमें एक और चीज आता है, लेट से देखो f इंस्टेंटेनियस निकालना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट जनरली हम इस टाइप के केसेस में एवरेज फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते, एवरेज फोर्स की, डेल्टा p बाय डेल्टा t। अगर आप f एवरेज की बात कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, तो आप सीधा बोल दोगे मोमेंटम चेंज। तो जब भी आपको एवरेज फोर्स निकालना पड़े तो आप मोमेंटम चेंज निकाल दो 1 सेकेंड में, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू एवरेज फोर्स। अगर आपको कभी भी एवरेज फोर्स निकालना पड़े, अगर आपको कभी भी एवरेज फोर्स निकालना पड़े, एवरेज फोर्स निकालना पड़े, तो आप टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालोगे 1 सेकेंड में। क्या निकालोगे आप, टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालोगे 1 सेकेंड में, टोटल चेंज इन मोमेंटम आप निकालोगे 1 सेकेंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बखूबी पढ़ना और ध्यान से पढ़ना। इसके क्वेश्चंस कभी कभी कैसे आते कि पाइप हम दीवार पे मार रहे, तो बताओ कितना फोर्स लग रहा है पाइप के द्वारा, तो आपको क्या करना है, 1 सेकंड के अंदर मोमेंटम चेंज निकालना है, 1 सेकंड के अंदर मोमेंटम चेंज निकालना है। अगर आप एक लॉजिक समझो कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो आप बोल दोगे dp इज इक्वल टू एफ डी टी, सही है। तो dp मतलब डेल्टा p इज इक्वल टू एफ डी टी। मतलब अगर आपको फोर्स टाइम ग्राफ दे दिया जाए, टड़ा 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 टड़ा, तो ये है T1, ये है T2। अगर आपको फोर्स टाइम ग्राफ दे दिया जाए तो आप बोल सकते कि इसके अंडर का एरिया, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ आपको चेंज इन मोमेंटम देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा, सही है गलत।
बोलो सही है गलत है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? सही है। इसमें एक और सिनारियो है, इसलिए मैंने बॉक्स बड़ा बनाया है। सही है गलत? अब इसमें एक और सिनारियो क्या कहता है कि अगर फोर्स इंपल्सिव है तो वो आपको, वो तो नहीं बोल सकते, एरिया आपको इंपल्स देगा। क्या देगा? इंपल्स देगा। तो अगर कभी भी आपको फोर्स टाइम का ग्राफ दे दिया जाए और आपको इंपल्स पूछा जाए और टाइम का ड्यूरेशन बहुत छोटा है, मिली सेकेंड्स बोलो, माइक्रो सेकेंड्स बोलो, बहुत छोटा, 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स बोलो, कुछ भी बोलो, तो अगर आपने वो एरिया निकाल लिया तो वो ही एरिया आपका इंपल्स होगा, क्योंकि वो एरिया क्या दे रहा है? चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम बहुत कम टाइम में चेंज हो रहा है तो वो इंपल्स है। सही है गलत? मोमेंटम अगर बहुत कम टाइम में चेंज हो रहा है तो अल्टीमेटली वो चीज क्या है? इंपल्स ही तो है। अल्टीमेटली वो चीज क्या है? इंपल्स ही है। अगर आप सेकंड लॉ को और बखूबी पढ़ोगे कि एफ नेट अगर जीरो है, मींस डीपी बाई डी टी जीरो है, मींस डीपी जीरो है, मतलब पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। तो आप यहां से एक और चीज डिफाइन कर सकते। क्या डिफाइन कर सकते? कि अगर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो ऑन द सिस्टम, एफ नेट अगर जीरो है ऑन द सिस्टम, implies momentum is conserved। तो आपको ये देखना है, जैसे अगर ये सिस्टम देखिए जाए कि ये Q1 है, ये Q2 है, तो इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, और R डिस्टेंस है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब इस चार्ज के वजह से इस पे लगने वाला फोर्स और इस चार्ज के वजह से इस पे लगने वाला फोर्स सेम ही है। वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो सिस्टम अगर कंसीडर कर दिया जाए तो नेट फोर्स क्या है? सिस्टम अगर कंसीडर कर दिया जाए तो नेट फोर्स जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं ये सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो इस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहेगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो भाइयों? यस सर मानते हैं। आप बोलो और हम ना माने। हमको मिलके सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? प्रोटॉन। कैसा होना चाहिए? प्रोटॉन। मैं भी प्रोटॉन ही हूं, करेक्ट। अगर आप एक लॉजिक समझ लेते कि अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ की। किसकी बात करेंगे? थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही है गलत? अब आप एक चीज बताओ, एक्शन और रिएक्शन बॉडी सेम, एक्शन और रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी पे लगता है क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे बताओ, एक्शन रिएक्शन फोर्स एक ही बॉडी पे लगता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं। एक्शन अगर किसी एक बॉडी पे हो रहा होगा तो वो बॉडी के वजह से दूसरे बॉडी पे रिएक्शन हो रहा होगा। एक्शन अगर एक बॉडी पे हो रहा होगा तो उसके वजह से दूसरी बॉडी पे रिएक्शन हो रहा होगा। तो आप इसका आंसर दोगे बिग नो। मतलब इट विल एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस विल एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ऐसे करके उड़ जाओ। आपको बातें समझ में आ गई है। अब दूसरी बात, आप मेरे को एक चीज बताइए कि जब भी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं तो बॉडीज को टच होना जरूरी है क्या? आप बताइए। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट था। सेकंड पॉइंट, जब भी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं, एक्शन रिएक्शन
फोर्सेस लगता है, तो क्या बोला था मैंने? जब भी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस लगता है, क्या बोला था? याद दिलाओ, याद दिलाओ, याद दिलाओ फास्ट। जब भी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं तो क्या बॉडी को टच, तो क्या बॉडी को टच होना जरूरी है क्या? तो क्या बॉडी को टच होना जरूरी है क्या? बताइए। तो आप फिर लिखोगे बिग नो। देखो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस नहीं है क्या? ये चार्ज इस पे इतना फोर्स लगा रहा है, वो ही इस पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन है या नहीं है? है। तो बॉडी टच हो रही है क्या? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, M1 M2। तो r डिस्टेंस पे ये फोर्स लग रहा है इधर, ये फोर्स लग रहा है इधर, क्या बॉडी टच हो रही है? नो, बॉडी टच नहीं हो रही है। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस में बॉडी टच होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन के लिए बॉडी टच होती है। सही है गलत? पक्का? न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आया? इट्स एक्शन रिएक्शन फोर्स, जितना मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा उतना ही दूसरी बॉडी मेरे पे फोर्स लगाई होगी, और इसमें बॉडी को टच होना जरूरी नहीं है। सही है गलत? पक्का? समझ में आया? दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगते हैं क्या? नहीं। दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगते हैं क्या? नहीं। यही है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बेसिक लॉजिक। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो इसको कंक्लूड करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो वो अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो आपका ये टॉपिक पिट पैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिट पैट। सही है गलत? भाई साहब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाइयों? पक्का? तो यहां तक आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें दो चार चीजें बहुत होती है कि एफबीडी बनाने का तरीका होता है, तो आप क्या करिए, हर एक बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानिए, क्योंकि न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि आप सीधा ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हो। जब भी न्यूटन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। पॉइंट मानो, उसके हर एक जगह के अलोंग में फोर्स लिख लो, और फोर्स लिख के अगर वो बॉडी रेस्ट पे है, लेट्स से इक्विलिब्रियम पे है, अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो उस पे नेट फोर्स 0 होगा, एक्स और वाई डायरेक्शन के दोनों के अलोंग। मतलब आप ये मान सकते कि दोनों बॉडी के अलोंग, या तो आप कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंसीडर कर लो, वो दोनों डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स 0 ही होगा। वो दोनों डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा? नेट फोर्स 0 ही होगा। बोलो सही है गलत? फिर आता है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें भी तो लगता है, दो फोर्सेस लगते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। अब सबसे पहले मेरे को एक चीज बताइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर मान लो बॉडी रिवॉल्व हो रही है, सही है, तो यहां पे एक सेंटर पे फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका जो वैल्यू होता है वो mv²/r होता है, या तो m ω²r होता है, या तो mv ω होता है। सही है गलत? बताइए मुझे। सही है। बट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई होता है क्या? देखो मैं आपको हर एक चीज बताता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स सेंटर के तरफ लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मतलब अगर आप गाड़ी को गोल घुमा रहे हो तो आप कौन से फोर्स के कारण गोल घुमा रहे हो? कौन से फोर्स के कारण गोल घुमा रहे हो? फ्रिक्शन। कौन से फोर्स के कारण गोल घुमा रहे हो? फ्रिक्शन। तो यहां पे फ्रिक्शन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर आपने मौत का कुआं देखा होगा, मौत का तांडव नाच, हम मचा देंगे सारी दुनिया को, तो वहां पे ऐसी गाड़ी घूमती हो ऐसे, तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड mv²/r है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो, फ्रिक्शन मान लो, नॉर्मल रिएक्शन मान लो, टेंशन मान लो, मैग्नेटिक फोर्स मान लो, कोई भी फोर्स लग सकता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई mv²/r नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड mv²/r है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर लेट से कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मूव करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन में मूव कर रही है, मोशन में मूव कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो आपका यह बोलना है कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। आपका क्या बोलना है? कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। आपका क्या बोलना है? बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। दैट डज नॉट इंप्लाई वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। दैट डज नॉट इंप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी तो चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, पर डायरेक्शन तो हमेशा ही चेंज होगी। इट इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। और दूसरा, इससे आप ये भी इंप्लाई कर सकते कि इसका टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू जीरो। इससे आप ये भी इंप्लाई कर सकते हैं अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव हो रही है तो इसका टेंजेंशियल फोर्स जीरो है, क्योंकि जब तक स्पीड चेंज नहीं होती, जब तक अल्फा जीरो होगा। क्योंकि अगर अल्फा जीरो है तो स्पीड कांस्टेंट है, अगर अल्फा है मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, अगर अल्फा है तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। बोलो सही है या गलत? अगर अल्फा है, लेट्स से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब AT इज इक्वल टू आर अल्फा। AT इज इक्वल टू आर अल्फा, सही है गलत? AT इज इक्वल टू आर अल्फा। अगर AT नॉन जीरो है, दिस इंप्लाई AT नॉट इक्वल टू जीरो। अगर AT नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप एक चीज समझो कि एक फोर्स AR रेडियल एक्सेलरेशन, एक AT, अगर तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया? A नेट। ये है डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, सही है गलत? अगर आप एक चीज बताओ, इसका एक और कंक्लूजन है, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, जैसे इसमें नेट फोर्स किधर लगेगा? AR, तो नेट फोर्स इधर लगेगा। अगर सेकंड केस है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही AT लगेगा और AR और F नेट का डायरेक्शन ये होगा, और F नेट का डायरेक्शन ये होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई साहब सही बोला या गलत? दोनों एक्सेलरेशन का मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कोई भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कौन सा फोर्स सेंटर पे लग रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है mv²/r। उसका मैग्नीट्यूड है mv²/r। अब आपको एक और चीज आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपका एक और कंक्लूजन आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो आपको हमेशा से एक चीज याद रखना है कि बॉडी कैसा भी मूव करे, लेट्स से बॉडी ऐसा मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो आपको क्या करना है? यू नीड टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। देखो दो चीजें होती है कि आप या तो वेलोसिटी के एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने? दो चीजें होती, वेलोसिटी का कंपोनेंट लो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, या तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो आपको लेना क्या है? एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। आपको क्या लेना है? एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? v/a परपेंडिकुलर। तो आप कहीं पे भी निकाल लो, वो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, अब सेकंड पॉइंट आता है ओमेगा रिलेटिव। मान लो एक बॉडी इधर मूव कर रही है v1 से θ1 पे, एक बॉडी इधर मूव कर रही है θ2 से। तो आप क्या करोगे? दोनों कंपोनेंट्स ले लोगे, एक ले लोगे v1 cos θ1, एक ले लोगे v2 cos θ2, ठीक है, और एक ले लोगे v1 sin θ1 और एक ले लोगे v2 sin θ2।
तो आपको क्या करना है, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए क्या हुआ आपका सेंटर, आपको लेना है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, ये जैसे लाइन जॉइनिंग है, ये कौन सा लाइन है, लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स, लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स, सही है गलत। रिलेटिव स्पीड लेना है आपको, रिलेटिव स्पीड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग these two particles along upon distance between two particles, मतलब यहां क्या हो जाएगा, रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन है, v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2 डिवाइड बाय r। तो ये आपका ओमेगा रिलेटिव भी इस तरह से आप निकाल सकते, सही है गलत। तो आपने सर्कुलर मोशन का भी ढंग से स्टडी कर लिया है, मानते हो कि नहीं मानते हो, पक्का। तो इसी हिसाब से मैंने आपको न्यूटन्स लॉ के सारे लॉज बताए, उसका यूज बताया, हर एक चीज का फायदा बताया, सर्कुलर मोशन के सारे फोर्सेस के बारे में बताए, और इसमें यूज होने वाले सारे फॉर्मूलेज आपको इजीली डिस्क्राइब करके दे दिया। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, सही है गलत। तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ढंग से देखिए और रिव्यू मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आपको काफी मदद करेगा अच्छा स्कोर लाने में, सही है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।